सुप्रभात छात्राओं। हम बड़े भाई साहब कहानी का प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी बड़े भाई साहब का अध्ययन कर रहे थे, तो उसी को अब और आगे बढ़ाते हैं। तो किस प्रकार से बड़े भाई साहब अनुत्तीर्ण हो गए और उनका छोटा भाई है वो उत्तीर्ण हो गया। तो उसके पश्चात इसमें वर्णन आता है कि उसकी हिम्मत थोड़ी अब बढ़ गई है और भाई साहब भी थोड़ा अब उसके सामने इतना अधिक उन्होंने उसे डांटना कुछ कम कर दिया है। तो ऐसे में अब आगे वो वर्णन करता है कि मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का आतंक अब मुझ पर नहीं है। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे को भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। तो यह फिर मुहावरे का प्रयोग है। यहाँ पर लेखक की भाषा और शैली बड़ी रोचक है। इसमें हम पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। अब भाई साहब का जो एक लंबा उपदेश वाक्य है, बहुत लंबी पूरी चर्चा आई है कि किस तरह से वो अपने भाई को अब फिर समझाते हैं, डांटते हैं, डपटते हैं। उसमें अनेक संकेत हमारी शिक्षा पद्धति पर, शिक्षा व्यवस्था पर भी उठते हैं। देखता हूं इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है, मगर भाईजान घमंड तो बड़ों बड़ों का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश ग्रहण किया या यूं ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं है। असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज का विस्तार बहुत बड़ा है, पर उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार के अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। ज्ञान की कमी नहीं है भाई साहब में, सब तरह का ज्ञान है उन्हें। सारे उदाहरण बीच बीच में जोड़ करके वो अपने भाई को समझाने का प्रयास करते हैं। आजकल संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे, मगर उसका अंत क्या हुआ। घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान न करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में धकेल दिया गया। शाहे रूस ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है, अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी भी गुल्ली डंडे से भी अंधा चोट निशान पड़ जाता है। इससे कोई निशाना खाली न जाए, इससे कोई निशाना खाली न जाए। मेरे फेल होने पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्रिक्स के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8-8 हेनरी गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो। हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफा चट, सिफर भी न मिलेगा, सिफर भी हो किस ख्याल में। दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कौड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे। एक नाम के पीछे दोयम चहारम पंचम लगाते चले गए। मुझसे पूछो तो 10 लाख नाम बता देता
और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। अब स की जगह अजब लिख दिया, अब ज की जगह अजब लिख दिया तो सारे नंबर कट गए। कोई निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर अबज और अजब में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून जलाते हो। अब आप देखिए क्या आवश्यकता है यह इतिहास को इस तरह पढ़ाने की। इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिए, यह सत्य है, लेकिन इस प्रकार से विलियम, दर्जनों विलियम, कौड़ियों चार्ल्स या इनके बारे में पढ़ करके कौन सा लाभ मिलने वाला है। लेकिन शिक्षा है, शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा नीति है, जो पाठ्यक्रम चल रहा है। अलजबरा अपने आप में चकराने वाली है, उसे पढ़ाने से क्या लाभ होने वाला है, जीवन के व्यावहारिक जीवन में वो कहाँ काम आने वाली है, इस बारे में कोई मतलब नहीं है, इस बारे में कोई सोच नहीं है, कोई विचार नहीं है। तो बड़े रोचक तरीके से प्रेमचंद बड़े भाई साहब के इन संवादों के माध्यम से वो फेल हो रहे हैं। जी तोड़ मेहनत करके अपने आप को संयमित रखते हुए हर वक्त पढ़ने के बावजूद भी वो पास नहीं हो पाते हैं, और ऐसे में उनके इन संवादों के द्वारा जो ये पढ़ाया जाता है पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को, वो कितना उपयोगी है, इस पर प्रश्न चिन्ह भी लगाया गया है। दाल भात रोटी या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है, मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, जो पुस्तक में लिखा है चाहते हैं लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इस बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से क्या फायदा। इस रेखा का लंब गिरा दो और आधार लंब से दूना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन दुगना नहीं चौगुना हो जाए, या आधा भी रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह खुराफात याद करनी होगी। तो पूरी शिक्षा प्रणाली और परीक्षा प्रणाली पर बड़े भाई साहब के इन संवादों के माध्यम से, उनके इस कथन के माध्यम से जो उपदेश रूप में वो अपने छोटे भाई को कहते हैं, तो उसके माध्यम से हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली, हमारे पाठ्यक्रम चयन और इसके साथ ही जो परीक्षा तंत्र है, उन सब पर एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी लेखक के द्वारा की गई है। तो फिर जो छोटा भाई है वो यही सोचता है कि विद्यालय का, स्कूल जाने का समय नज़दीक था, नहीं तो ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था, उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बरकरार रही। खेलकूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी था मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज का स्टॉक पूरा हो जाए और दर्जे में जलील न होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। अब कहानी फिर आगे बढ़ती है। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ, मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणों तक परिश्रम किया था, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता, लेकिन विधि की बात कौन डाले। तो एक जो सामान्य मनोविज्ञान होता है उसे समझते हुए छोटा भाई यही सोचता है कि मैं भी फेल हो जाता तो शायद इनका कष्ट कुछ कम हो जाता। मेरे और भाई साहब के बीच अब केवल 1 दर्जे का अंतर
और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई, कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत करेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर हो कि दनादन पास होता जाता हूँ। अब आगे लेते हैं। भाई साहब भी कुछ नरम पड़ गए। डांटने का अवसर पाकर भी धीरज से काम लिया, मुझे नहीं डांटा। अब देखिए, एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर में एक कनकौवे लूटते बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी, मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पवन की और चला आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने आ रही हो। पतंग जो धीरे धीरे हवा में बहती हुई जमीन की ओर आ रही थी, तो पतंग लूटने के लिए बालक ऐसे ही दौड़ते हैं। तो उस पतंग के धरती की ओर आने का बड़ा रोचक शैली में प्रेमचंद ने वर्णन किया है कि आकाशमयी पथिक, वो पतंग, उसकी तरफ मेरी नजरें थी और वह मंद गति से झूमती हुई पवन की ओर चली आ रही थी, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर नया संस्कार ग्रहण करने पृथ्वी की ओर आ रही हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। बालक की एक पूरी सेना लग्गे और झाड़दार बांस लिए उसका स्वागत करने को दौड़ी जा रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ आकाश में उड़ रहे थे, जहाँ सब कुछ समतल है, न मोटर कारें, न ट्राम, न गाड़ियाँ। बड़ा सहज, स्वाभाविक और सटीक वर्णन पतंग लूटने वाले बालकों का, पतंग के आने की उस गति का, और किस तरह से बालक बेतहाशा दौड़ पड़ते हैं अपने अपने तरीके से उस पतंग को अपने हाथ में लेने के लिए। क्योंकि पतंग लूटने का जो आनंद है, बालक जिस आनंद की अनुभूति करते हैं, उसका वर्णन करना ही असंभव है। प्रेमचंद ने उनकी उस मनोदशा को यहाँ पर व्यक्त करने का प्रयास किया है। तो किस तरह से बच्चे उस पतंग को लूटने के लिए बेतहाशा दौड़ते हैं, क्या उनकी उस समय गति होती है, क्या उनकी उस समय दृष्टि होती है, कैसे नज़र उस पतंग पर गड़ी होती है, और वो पतंग कितनी प्रिय प्रतीत होती है, उसे बड़ी रोचकता के साथ प्रेमचंद व्यक्त करते हैं कि जैसे कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर धरती की ओर नया संस्कार ग्रहण करने के लिए आ रही हो, और वो बालक सब उसे लेने के लिए लपक रहे हों। रास्ता उनके लिए समतल हो जाता है। रास्ते की जो गड्ढे हैं या मोटर कारें हैं या ट्राम है या गाड़ियां हैं, उन सब से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। केवल नज़र पतंग की और बेतहाशा दौड़ पड़ते हैं उसके लिए। अब देखिए, बड़े भाई साहब से यहाँ पर मुठभेड़ हो गई है, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। पूरा आदर्श अपने व्यवहार के द्वारा भी और अपने कथन के द्वारा भी अपने छोटे भाई के सामने आदर्श बड़े भाई साहब रखते हैं, उनकी विशेषता है। और इसके लिए अपने मन को अपने काबू में रखते हैं। इच्छा तो खुद की भी बहुत होती है। अब यहाँ पर पूरा वो उपदेश झाड़ते हैं कि मेरा भी मन होता है, अपने दिल में तुम समझते होंगे कि ठीक है, अब मैं एक दर्जा ही नीचे रहा हूँ और मुझे तुम्हें कुछ कहने का हक नहीं। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, ये याद रखना। आज तुम मेरी जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल रहा तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे कक्ष समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल सकते हो। लेकिन मुझ में तुम में 5 साल का जो अंतर है उसे कोई भी नहीं मिटा सकता। मैं क्या, तुम क्या, खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का तजुर्बा तुमसे ज़्यादा है। अब बड़ा रोचक परिवर्तन कहानी के अंत में आता है।
हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उससे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उससे भी आधे में दादा ने अपनी उम्र भर का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है। तो परिवार का भी उन्हें पूरा ध्यान है, अपने पिता की इज्जत का भी ख्याल है। और पिता हार तोड़ मेहनत करके पैसे की व्यवस्था करते हैं और पैसा कितना महत्वपूर्ण है, कैसे कमाया जाता है, कैसे वो बेचते हैं, कैसे हम लोग खर्च कर डालते हैं, इन सब का भी उन्हें ध्यान है। तो दायित्व बोध है वो बड़े भाई साहब में भरपूर है। भाईजान, यह गरुड़ दिल से निकाल डाले कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूं और तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं बिल्कुल सच है, आपको करने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया, बोले, कनकव्वे उड़ाने को मन नहीं करता, मेरा भी जी ललचा मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूं क्या? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य भी तो मेरे सर पर है। भाई साहब की बहुत बड़ी विशेषता है यह। एक संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकव्वा बड़े रोचक शैली में कहानी का अंत किया है कि भाई साहब अपनी बात भी कह देते हैं, फटकार भी देते हैं। पिताजी कैसे हमारे लिए पैसा भेज रहे हैं इसका भी उन्हें पूरा बोध है, एहसास है, वह भी उसे समझा देते हैं। और यह भी कह देते हैं कि इच्छा मेरी भी होती है, लेकिन मैं खुद करूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा, तुम्हें कैसे समझाऊंगा, कैसे संभालूंगा, यह दायित्व भी तो मेरे सर पर है, कहकर संयोग से उसी समय एक कटा हुआ कनकव्वा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी दो डोर लटक रही थी। लड़कों का एक टोल पीछे से दौड़ता आ रहा था। भाई साहब लंबे ही हैं, उछल कर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ पड़ा। तो दायित्व बोध है, शिक्षा व्यवस्था है, परीक्षा तंत्र है, परीक्षा प्रणाली है, वो सब भाई साहब को दबाकर मन मारने को मजबूर करती है। लेकिन अंत में उनका वह जो एक अंदर ही अंदर एक मन है जो खिलना चाहता है, खेलना चाहता है, हंसना चाहता है, आनंद लेना चाहता है, वह उस कनकव्वे को पकड़ने से खुद को नहीं रोक पाता। यहाँ कहानी का प्रेमचंद अंत करते हैं। तो आज इतना ही। कल हम इसके अगले पार्ट का अध्ययन करेंगे।